यह मशीन ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीन है, जिससे हम लोग मरीज के चश्मे का नंबर यदि निकालना होता है, जो सामान्य भाषा में बोला जाता है, ये कंप्यूटर से चश्मे की जांच कर रही जाती है। यह कंप्यूटर से चश्मे का नंबर निकालने की जांच होती है। इसके साथ में इसमें कैरेटोमेट्री का भी एक ऑप्शन है इस मशीन में, जिससे हम जो आँख के बाहर की परत है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसमें कितना एस्टिग्मेटिज्म है या उसके ऊपर कितनी कर्वेचर है, उसका मेज़रमेंट भी इस मशीन से किया जाता है। और जैसे ही मरीज़ हमारे पास पहली बार आता है, तो हम उसके जब चश्मे का नंबर चेक करना होता है, तो प्रारंभिक रीडिंग ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से ली जाती है और उसके बाद हम उनको फाइनल रीडिंग के लिए स्नेल चार्ट पे बिठाकर वहाँ पर ट्रायल सेट से उसका फाइन रिफाइनमेंट करते हैं। किसी भी मरीज की प्रारंभिक जांच, जैसे नज़र की जांच और प्रेशर की जांच होने के बाद जो आँखों की बाहरी पुतली रहती है या आँख की बाहरी कवर जो है उसकी सूक्ष्म जांच करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इस मशीन को स्लिट लैंप एग्जामिनेशन बोलते हैं। इससे हम बाहरी परत और बाहर का जो आँखों का बाहरी हिस्सा है, उसकी अलग अलग लेयर्स की जांच बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई बीमारी बड़ी छोटी सी हो या बहुत कम प्रारंभिक अवस्था में भी हो, तो उसको हम इस स्लिट लैंप के द्वारा उस बीमारी को हम पहचान सकते हैं, उसको हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें हमको किसी भी चीज़ का मैग्नीफाइड रूप मिलता है, वो चीज़ बड़ी होकर दिखती है, तो हमें बड़ी आसानी से इस चीज़ को हम पहचान सकते हैं या उसको पकड़ पाते हैं। आँख की भीतरी परत रेटिना का अगर हमको सेंटर वाला हिस्सा है, उसको अगर हमको मैग्नीफाइड रूप से देखना होता है, तो यह जांच स्लिट लैंप बायोमाइक्रोस्कोपी के द्वारा देखी जाती है। इससे हम लोग आँखों की नस, जो आँख और दिमाग के बीच में करंट जिसमें से पास होने का काम होता है, उसका और रेटिना के सेंटर वाला हिस्सा, जिसको हम लोग मैक्यूला बोलते हैं, जिसका डायबिटीज़ या उम्र के कारण से सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर असर आता है, और जहाँ से हम लोगों को किसी भी चीज़ का कलर परसेप्शन करना हो या उसकी साइज़ को देखना हो या लिखना पढ़ना हो, उसको हम उस सेंटर वाले हिस्से को हम लोग मैक्यूला बोलते हैं। उसकी सूक्ष्म जांच करना हो तो ये हम लोग एक हमारी ओपीडी में, क्लिनिकल ऑफिस में ही हम लोग इसके द्वारा देख सकते हैं और प्रारंभिक डायग्नोसिस हम बना सकते हैं कि मरीज को क्या बीमारी हो सकती है, क्या उसके ऊपर डायबिटीज़ का असर है या ब्लड प्रेशर का असर है या उम्र की कोई खराबी आ रही है या वहाँ पर मैकुला के ऊपर कोई छेद तो नहीं हो रहा है। इस टाइप की बीमारियों को हम प्रारंभिक आकलन करते हैं। साथ ही जब हम ऑप्टिक नर्व को भी देखते हैं, तो ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड जितनी बीमारी होती है, स्पेशली जिसमें जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर ग्लाकोमा का, और ग्लाकोमा को पहचानने के लिए हम स्लिट लैंप बायोमाइक्रोस्कोपी के द्वारा आँख की नस की जांच करते हैं और वहीं पर सबसे पहले हम उस सस्पेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट को ग्लाकोमा की शिकायत हो सकती है या नहीं। तो यह स्लिट लैंप बायोमाइक्रोस्कोपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसमें हम कई सारी बीमारियों का प्रारंभिक आकलन कर सकते हैं। मरीज के आँखों की भीतरी परत या जो आँख की सबसे संवेदनशील परत है, जिसको रेटिना बोला जाता है, उसकी जांच करने के लिए हमको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की ज़रूरत होती है, जो अभी मैं कर रहा हूँ। इससे हम रेटिना के भीतर, जैसे कैमरे के अंदर की फिल्म होती है, वैसी ही आँख के अंदर की परत होती है, जो सबसे संवेदनशील परत है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसकी जांच के लिए, और इस इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की मशीन है जिससे मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। इससे हम रेटिना के कोने वाले हिस्से को भी बड़ी आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं। बीमारी को हम प्रारंभिक अवस्था में ही देख सकते हैं और पूरी तरीके से उसको पहचान कर उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। आँखों का प्रेशर मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड टेक्निक है, उसको हम लोग एप्लीनेशन टोनोमीटर बोलते हैं। इस समय मैं मरीज के आँखों का प्रेशर नाप रहा हूँ और उसके लिए बहुत सारी पद्धतियाँ अवेलेबल हैं अभी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस चीज़ को मान्यता मिली हुई है, वह पद्धति एप्लीनेशन टोनोमीटर कहलाती है। पेरीमेट्री या फील्ड की जांच। ग्लाकोमा अगर हमने पहले देखा है, अगर ये हमको किसी मरीज की जांच में ये पाया गया कि इस मरीज को ग्लाकोमा होने के लक्षण आए,
हमने उसके प्रेशर अगर आँख का बढ़ा हुआ है या उसकी आँख की नस में हमको ऐसी शंका हुई है कि इस मरीज को ग्लाइकोमा हो सकता है, तो उसका कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए एक पेरीमेट्री या फील्ड की जांच की जाती है। इस जांच में हम ये देखते हैं कि पेशेंट का फील्ड ऑफ विज़न कितना अभी है या कितना वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। यह पेरीमेट्री की जांच इस बीमारी को समझने का सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा प्रचलित टेस्ट माना जाता है। इससे न हम मरीज के ग्लाइकोमा की बीमारी का प्रारंभिक एनालिसिस करते हैं, वरन हम ये भी देखते हैं कि जो हमने उपचार दिया है उस उपचार के का असर कैसा है। जो फॉलोअप में आज से एक बार हमने मरीज को देखा, एक टेस्ट करा लिया, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया, 4 महीने बाद 6 महीने बाद क्या उसके फील्ड में और कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फील्ड एक बार डैमेज हो गया है उसको तो रिकवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका फर्दर लॉस को रोका जाता है। तो आज अगर हमने मान लीजिए मरीज का एक प्रेशर में एक दवाई दी हुई है और हमें लग रहा है कि प्रेशर नॉर्मल रेंज में चल रहा है, लेकिन अगर उसके फील्ड में प्रोग्रेशन दिखता है या फील्ड उसका आगे बढ़ा ज़्यादा डैमेज दिखता है, मतलब कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है, हमको मरीज को और दवाई देनी पड़ेगी या ऑपरेशन का विकल्प लेना पड़ेगा जिससे उसके प्रेशर को कम रखें और इस डैमेज को, इस जो ग्लाइकोमा से फील्ड में डैमेज हो रहा है, ऑप्टिक नर्व में जो डैमेज होता है उसको हम रोक सकें। 3D OCT रेटिना की सूक्ष्म अति सूक्ष्म जांच करने के लिए सबसे आधुनिक मशीन, जिसमें रेटिना जो कि 10 परतों की स्ट्रक्चर होती है, उसकी एक एक स्ट्रक्चर, 10 स्ट्रक्चर का पे बीमारी कहाँ पर हो रही है और कितनी बीमारी हो रही है उसका यदि एनालिसिस करना हो, उस बीमारी को पकड़ना हो, उसके लिए उपयोगी मशीन है जिसने कई सारे रेटिना की बीमारियों के इलाज की पद्धति को बदल दिया। रेटिना की यदि जांच करनी होती है तो उसको अति प्रारंभिक अवस्था में उस बीमारी को पहचानना, उसका डायग्नोसिस करना और उसको उसी से उपचार करना, जिससे वो बीमारी अंधत्व की तरफ न जाए, उससे ब्लाइंडनेस न हो, उसको बचाने में इस मशीन का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी एक ऐसी जांच है जिससे हम आँखों के पर्दे में जो ब्लड सप्लाई होती है उसका ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन कैसा हो रहा है उसको हम एनालिसिस करते हैं। और कुछ बीमारियां जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है या रेटिनल वेन ऑक्लूजन्स हैं या उम्र के कारण से जो रेटिना के ऊपर खराबी हो रही है उसमें जो ब्लड फ्लो में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम इस पद्धति के द्वारा, इस मशीन के द्वारा देखते हैं कि ब्लड फ्लो कैसा है। एंजियोग्राफी की जांच होती है जिसमें हाथ में आँख का एक कोई स्पेशल दवाई का इंजेक्शन आता है, वो लगाते हैं और वो दवाई जब आँखों में आती है तो आँखों के सीरियल फोटोग्राफ्स ले लिए जाते हैं, जिसको एंजियोग्राफी, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी बोला जाता है। वो एंजियोग्राफी के फ़ोटोग्राफ लेके एनालिसिस करते हैं, फिर हम आगे निर्धारित करते हैं कि इस मरीज को किस उपचार की ज़रूरत पड़ती है। लेज़र किरणों द्वारा रेटिना की बीमारियों का उपचार, यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न बीमारियों में किया जाता है। एक बार हमने ये जब ओसीटी की और एंजियोग्राफी की जांच कर ली और उसके बाद हमने बीमारी का निर्धारण कर दिया कि इस मरीज को यह बीमारी है और उसका हमको लेज़र द्वारा उपचार करना है, तो इस लेज़र उपचार द्वारा, लेज़र पद्धति द्वारा इसका उपचार किया जाता है। लेज़र किरणें जो है आँखों के रेटिना के ऊपर फोकस की जाती हैं और उसको फोकस करने के लिए 2-3 डिलीवरी माध्यम होते हैं। एक होता है स्लिट लैम्प डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हम रेटिना के सेंटर वाले हिस्से में, स्पेशली जब हमको डायबिटीज़ का जो सेंटर वाला हिस्सा है अगर उसके कारण से सूजन आ रही है या ब्लड प्रेशर की वजह से सेंटर वाले हिस्से में सूजन आ रही है, तो उसको हम स्लिट लैम्प डिलीवरी द्वारा लेज़र करते हैं। जो दूसरी पद्धति या दूसरा तरीका है लेज़र किरणों को डिलीवर करने का, वह होता है लेज़र इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा। इस मशीन में हम लोग रेटिना के कोने का हिस्सा का यदि हमको लेज़र करना होता है या जो रेटिना का
पेरिफेरी वाला एरिया होता है, उसको यदि वहाँ पर कोई बीमारी हो, जब हमने एंजियोग्राफी ओसीटी से देख लिया कि ये बीमारी इतने कोने तक, रेटिना के कोने वाले हिस्से या पेरिफेरल हिस्से में इस बीमारी का प्रभाव ज़्यादा है, तो उस समय स्लिट लैम्प के द्वारा पहुँचने में या उस एरिया को स्लिट लैम्प डिलीवरी द्वारा लेज़र करने में कभी कभी हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। तब हम इनडायरेक्ट लेज़र पद्धति का सहारा देते हैं और उसके द्वारा उस हिस्से को, जो हिस्सा कमज़ोर हो रहा है या ख़राब हो रहा है, उसको लेज़र द्वारा उपचारित करते हैं। इसके अलावा यदि रेटिना में कोने में, पेरिफेरी में यदि रेटिना में छेद हो गए हों या रेटिना में होल बन गए हों, जहाँ से रेटिना अपनी जगह छोड़ने का खतरा है, उसको यदि वेल्ड करना हो तो उसको भी हम इनडायरेक्ट लेज़र पद्धति के द्वारा उसको सील कर सकते हैं, उसको वेल्ड कर सकते हैं। यदि हम उसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो रेटिना वहाँ से डिटेच हो सकता है, रेटिना वहाँ से फट सकता है, अपनी जगह से हट सकता है और इससे हमारी रोशनी जा सकती है और उसे हमको मेजर ऑपरेशन के द्वारा करना पड़ता है। उस ऑपरेशन की नौबत ना आए, मरीज की रोशनी ख़राब ना हो, इसके लिए उस छेद को सील करना या वेल्ड करना या लेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है और वह हम लेज़र इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपिक पद्धति से करते हैं। याग लेज़र बड़ा हैंडी और अत्याधुनिक लेज़र, यदि हम जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन मरीज का करते हैं, जो आजकल की पद्धति है जिसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, बिना टाके वाला मशीन से ऑपरेशन जो होता है, उस पद्धति में पूरा मोतियाबिंद नहीं निकाल कर एक पतली सी झिल्ली छोड़ते हैं जिसके ऊपर लेंस को रखा जाता है। कुछ मरीजों में 40-50% लोगों में 2 साल के अंदर या 2 साल के लगभग ये झिल्ली में कुछ सेल्स फिर से ग्रो करते हैं और ये झिल्ली मोटी हो जाती है और मरीज को एक धुंधला दिखने लगता है। मरीज हमें शिकायत करता है कि मुझे धुंधला दिख रहा है। लेज़र किरणों द्वारा उस झिल्ली को हम बर्स्ट करके उड़ा देते हैं और जो धुंधलाहट मरीज को ऑपरेशन के 1-1.5-2 साल बाद फिर आना शुरू हुई थी, वह रास्ता साफ हो जाता है और मरीज को पुनः ऑपरेशन के बाद जितना ही पूरी तरीके से दिखने लग जाता है। याग लेज़र का एक और महत्वपूर्ण उपयोग जो है वह एक विशेष रूप के ग्लाकोमा या काचियाबीन के ट्रीटमेंट में भी काम में आता है। काचियाबीन कई तरीके का होता है, पर एक विशेष प्रकार का काचियाबीन है जिसमें हमारी आँखों में जो फ्लूइड बनता है, जो आँख के अंदर घूम के बाहर दूसरी ग्रंथियों से बनता है और एक रास्ते से बाहर निकल जाता है। अगर वो बाहर निकलने का रास्ता हमारा जो ये फ्लूइड का है आँख के जिसको हम लोग एंटीरियर चेम्बर का एंगल बोलते हैं, अगर वो रास्ता सकरा हो गया है तो आँख का जो पानी बन रहा है, जो फ्लूइड बन रहा है, उसका प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन उसका आउटफ्लो जो है वो कम होता जा रहा है, उसका आउटफ्लो का रास्ता सकरा होता जा रहा है। या तो ये बनावटी के होता है या उम्र के कारण से धीरे धीरे वो रास्ते में कुछ पिगमेंट डिपॉजिट होकर वो रास्ता सकरा होने लगता है। जब ये बहुत सकरा होता है तो इससे आँख का दबाव अचानक बढ़ने लगता है और मरीज को बहुत तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे मरीजों में बाकी सब जांचों के बाद अगर हम ये निर्धारित कर लें कि रास्ता सकरा है और इसके कारण से मरीज का आँख का दबाव बढ़ने का एक खतरा है, तो इस याग लेज़र के द्वारा एक नया रास्ता, एक नई ड्रेनेज की चैनल बनाई जाती है जिससे कि जो आँख में ग्रंथियाँ फ्लूइड बना रही हैं वो बराबर और पानी निकलता रहे और आँख का दबाव ना बढ़े, आँख में ग्लाकोमा की शिकायत ना हो और आँख में कोई इमरजेंसी पेन होना या आँखों की रोशनी जाने का खतरा होना, उससे बचाया जा सके। बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, आँखों की सोनोग्राफी। यदि हमें किसी भी कारण से आँखों के पर्दे की जांच हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हम सामान्य तरीके से इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी या स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी द्वारा कर लेते हैं, लेकिन किसी भी कारण से हम लोग रेटिना को नहीं देख पा रहे हैं, तो यह टूल जो है बहुत मददगार होता है। जैसे यदि बाहर की पुतली में चोट लगने की वजह से सफ़ेदी हो या किसी बीमारी की वजह से सफ़ेदी हो गई हो या मोतियाबिंद हो गया हो या आँखों में रेटिना के सामने ब्लड आया हो किसी भी कारण से, चाहे चोट की वजह से, चाहे ब्लड प्रेशर की वजह से, चाहे डायबिटीज़ की वजह से या और किसी भी कारण से रेटिना की जांच कर पाना हमारे लिए असंभव होता है। इस
सोनोग्राफी से हम लोग रेटिना का पूरी जांच कर लेते हैं। रेटिना का सामने एक जो कैविटी होती है जिसको विट्रियस बोलते हैं, उसकी जांच कर लेते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रेटिना अपनी जगह पर है कि नहीं है, रेटिना अपनी जगह से हटा हुआ तो नहीं है, ये सब, या रेटिना के ऊपर किसी तरीके का खिंचाव तो नहीं है। उसके लिए ये सोनोग्राफी की मशीन जो है बहुत उपयोगी होती है। इसके अलावा आँखों में किसी तरीके की गिठान, या जिसको हम लोग बोले कैंसर की गिठान या ट्यूमर, चाहे वो बच्चों में हो चाहे बड़े में हो, विभिन्न तरीके के ट्यूमर्स होते हैं, या शरीर में कहीं और ट्यूमर है और वो आँखों में आ गए हों, तो ऐसी जगह पर इस बी स्कैन सोनोग्राफी द्वारा हम उस गिठान का, उस पर्दे में जो ट्यूमर है जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका हम पूरा एनालिसिस करते हैं। उसी के आधार पर आगे का उपचार निर्धारित करते हैं। ए स्कैन, यह मशीन से जब हमको किसी मरीज का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना होता है तो उसमें कौन सा लेंस लगाना है, कितनी पावर का लेंस लगाना है, उसके लिए ये जांच की जाती है। इस जांच का एक्चुअल नाम है बायोमेट्री या ए स्कैन। इसमें हम लोग कॉर्निया का कर्वेचर लेते हैं और आँख की लंबाई को नापते हैं, और फिर एक फार्मूला है, उस फार्मूले के बेसिस पर उसकी लंबाई को देखा जाता है। उस व्यक्ति पर्टिकुलर मरीज को कौन से नंबर का लेंस लगाने से उसकी रोशनी पूरी तरीके से आएगी और उसको चश्मे के नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह इस मशीन के द्वारा जांचा जाता है। हमारे हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है। इस ऑपरेशन थिएटर में आँखों से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं हैं, जिसमें मोतियाबिंद के अत्याधुनिक ऑपरेशन जिसको फेकोइमल्सिफिकेशन बोलते हैं, अथवा सूचरलेस विट्रेक्टोमी के जो ऑपरेशन है, रेटिना के ऑपरेशन उसकी सुविधा है, ग्लकोमा के ऑपरेशन, स्क्विंट के ऑपरेशन, या आँखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं अत्याधुनिक उपकरणों के साथ उपलब्ध हैं। हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस टू द इन्फेक्शन का मतलब पूर्ण सुरक्षित कीटाणु रहित वातावरण में ऑपरेशन की सुविधा। इस हेतु हम लोगों ने मध्य प्रदेश का प्रथम ऑपरेशन थिएटर, आँखों का ऑपरेशन थिएटर बनाया है, जिसमें जो कि स्टेनलेस स्टील का है और जिसमें लेमिनर फ्लो की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि आँखों के ऑपरेशन करते समय वातावरण पूर्णतः सुरक्षित रहता है और आँखों में इन्फेक्शन होने का खतरा लगभग नगण्य हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन के बाद यदि आँखों में इन्फेक्शन हो जाए या मवाद हो जाए तो मरीज की रोशनी प्रभावित हो सकती है। इस हेतु हम लोगों ने पूर्ण सुरक्षित वातावरण देने के लिए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया है, जो कि लेमिनर फ्लो के साथ सुसज्जित है, और यह इस तरह के का मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम ऑपरेशन थिएटर है।